हाय एवरीवन, वेलकम टू अनलर्न विद विशाल वर्मा। मैं आप सभी का अपना विशाल वर्मा और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो फटाफट से आप सभी लोग तैयार हो जाइए। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्योंकि एचआर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर चाहे आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए एचआर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले मैं अपना परिचय दे सकता हूं। जी हाँ, मेरा नाम है विशाल वर्मा, क्वालिफाइड एनटीए यूसीनेट जेआरएफ इन कॉमर्स, मैनेजमेंट, एचआर एंड इकोनॉमिक्स, सर्टिफाइड करियर प्लानर एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन ऑनलाइन टीचिंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लर्निंग साइकोलॉजी में, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन ऑनलाइन टीचिंग करते समय कुछ नई चीजें मैंने सीखी है, जानी है, उनको भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एचआरएम? व्हाट इज द स्कोप ऑफ एचआरएम? एचआरएम के स्कोप में क्या क्या चीजें आती है? नंबर ए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर देयर ग्रोथ, या फिर नंबर बी, मेंटेनेंस ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड वर्कर्स हाई मोरल फॉर हाई प्रोडक्टिविटी, या फिर नंबर सी, फर्दर रिसर्चेस इन बिहेवियरल साइंस, न्यू आइडियाज इन मैन मैनेजमेंट एंड एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। अपने आंसर को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वेरीफाई करें। जी हाँ, जो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें कह रहा है कि स्कोप क्या है चारों का, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी, द फर्दर रिसर्चेज इन द बिहेवियरल साइंस, न्यू आइडियाज इन मैन मैनेजमेंट एंड एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये कवर करता है टोटल स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। हालांकि स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में ये भी आता है, ये भी आता है, बट वी हैव टू चूज हियर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, दैट इज सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि एन एम्प्लॉय वर्किंग इन इन अ यूनिट और प्लांट हु इज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री इन विच द यूनिट और प्लांट इज लोकेटेड, बट वेयर द यूनिट और प्लांट इज ऑपरेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज अनदर कंट्री। तो कह रहा है कोई इंप्लॉय है, वो वर्क कर रहा है किसी यूनिट या किसी प्लांट में, जो सिटीजन है किसी कंट्री का जहां पे वो प्लांट लोकेटेड है, बट जो प्लांट या यूनिट है वो ऑपरेट की जा रही है किसी और हेडक्वार्टर के द्वारा जो किसी और कंट्री में सिचुएटेड है। तो वो क्या कहलाएगी? होम कंट्री नेशनल कहलाएगी, या इंप्लॉय होम कंट्री नेशनल कहलाएगा, या होस्ट कंट्री नेशनल कहलाएगा, थर्ड कंट्री नेशनल कहलाएगा, या फिर होस्ट कंट्री नेशनल कहलाएगा? आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कह रहा है कि एम्प्लॉय है जो किसी यूनिट में काम करता है एंड हु इज सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, उसी कंट्री का सिटीजन है जहां पे प्लांट लोकेटेड है, बट जहां पे यूनिट प्लांट लोकेटेड है वो ऑपरेट की जा रही किसी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि इसका हेडक्वार्टर किसी और कंट्री में है। तो वो क्या कहलाएगा? सो इसका करेक्ट आंसर है बेटा यस, आंसर नंबर बी, होस्ट कंट्री नेशनल कहलाएगा। जिस कंट्री में वो फैक्ट्री लगी हुई है उसका वो इंप्लॉय होस्ट कंट्री नेशनल कहलाएगा। सो वेरी गुड, आपने आंसर बिल्कुल सही किया। जिसका आंसर गलत था वो अपने आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, टू कैलकुलेट द नीड फॉर मैन पावर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज लॉस ऑफ मैन पावर ड्यू टू लीव, रिटायरमेंट, डेथ, ट्रांसफर, डिस्चार्ज, ईटीसी, इसको हम क्या कहते हैं? जब हम लीव, रिटायरमेंट, डेथ या फिर ट्रांसफर, डिस्चार्ज के बेसिस पे इसको बेस बना करके एक ऑन एन एवरेज लॉस ऑफ मैन पावर निकालते हैं जिससे हमें पता चल पाए कि हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, उसे हम इस एनालिसिस को हम क्या कहते हैं? वर्कलोड एनालिसिस कहते हैं, वर्कफोर्स एनालिसिस कहते हैं, जॉब एनालिसिस कहते हैं, या फिर फोरकास्टिंग कहते हैं? सो फटाफट से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा वर्कफोर्स एनालिसिस। ये जो हम वर्कफोर्स की नीड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड वर्कफोर्स एनालिसिस। ओके, अगला प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है एमपीडीक्यू स्टैंड फॉर, मतलब एमपीडीक्यू का फुल फॉर्म क्या है, जो कि एचआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑप्शन में आपके दे रखा है नंबर ए, मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन या फिर मैनेजमेंट प्रोसेस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, या फिर मेथड्स फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्वेश्चंस, या फिर मॉडर्न पोजीशंस डेवलप क्वालिटेटिवली। सो यू हैव टू आंसर कमेंट सेक्शन में, ऑप्शन आप बता सकते हैं।
इसका ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जो भी आपके हिसाब से सही हो, जो आपने पढ़ा हो। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा यस, इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनियर। सो मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनियर मैनेजमेंट पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए, प्रॉपर स्टडी करने के लिए, वर्क एंड पोजीशन स्टडी, जॉब स्टडी के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसका फुल फॉर्म है मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनियर। अगला प्रश्न, द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अनवांटेड प्रेजेंट एम्प्लॉय फाइंड न्यू जॉब्स विद अनदर फर्म्स, उसे क्या कहते हैं? जब खुद फर्म अपने ऐसे एम्प्लॉय जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम तो कर रहे हैं लेकिन वो अनइंटरेस्टेड है, अनवांटेड है, तो वो फर्म हेल्प करती है उन एम्प्लॉयज को बाहर कहीं नए जॉब्स को ढूंढने में, उनको अलग जॉब, नया जॉब दिलाने में हेल्प करती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आउट प्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, प्लेसमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट, क्या कहते हैं इसे? सो बेटा इसका आंसर, करेक्ट आंसर है यस, आउट प्लेसमेंट कहते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज नोन एज आउट प्लेसमेंट, जब खुद कंपनी अपने अनवांटेड एम्प्लॉयज को कहीं और कोशिश कर रही है कि वो कहीं और जॉब कर ले या उनकी कहीं और जॉब लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लेजर्स फेयर व्यू पॉइंट? जी हाँ, लेजर्स फेयर व्यू पॉइंट का क्या अर्थ है आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि अ व्यू पॉइंट पॉपुलराइज्ड बाय रॉनसन, बेंथम एंड हॉब्स, या फिर अ मिनिमम ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या फिर बिजनेस एंटरप्राइजेस मस्ट गेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, या फिर इसका मतलब है द चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर फ्रॉम कमोडिटी अप्रोच टू द ह्यूमन कॉन्सेप्ट। लेजर्स फेयर व्यू ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अर्थ क्या है आपके अनुसार? द करेक्ट आंसर इज नंबर बी, अ मिनिमम पब्लिक इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक तरीके से जो पब्लिक इंटरवेंशन है, दैट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, वो मिनिमम हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, इसका अर्थ है लेजर्स फेयर व्यू पॉइंट। समझ में आया जी? सो इसका करेक्ट आंसर है बी, लेजर्स फेयर पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पेसिफिक जॉब। बहुत ध्यान से, इत्मीनान से क्वेश्चन को सुनिए और पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना और समझना भी एक आर्ट है। तो यू हैव टू लर्न दैट हाउ टू रीड द क्वेश्चंस, एंड आपके जो कीवर्ड्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, उनको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है टू राइट करेक्ट आंसर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बहुत ध्यान देना होता है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्चुअल स्टेटमेंट है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का किसी स्पेसिफिक जॉब के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या कहते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस या फिर जॉब इवैल्यूएशन? कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है number A, that is job description. It is actually job description that defines the duties and responsibilities related to a specific job. Next question, Japanese management. कह रहा है कि in Japanese management employees career path is non specialized होता है। जो employee का career path होता है वो बेटा non specialized होता है। ऐसा क्यों होता है? It's a very important question. कह रहा है कि इन जापानीज इंडस्ट्री जॉब रोटेशन इज कैरिड आउट फॉर एम्प्लॉइज टू हैव डिफरेंट स्किल्स एंड आल्सो फॉर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन, जिसकी वजह से नॉन स्पेशलाइज्ड कैरियर पाथ हो जाता है। या फिर इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडक्शन एम्प्लॉइज आर एक्सपोज टू वेरियस टाइप ऑफ जॉब्स एंड ट्रेनिंग टू इनेबल देम टू हैव एडेप्टेबिलिटी टू एनी जॉब। या ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि इंडक्शन से लेकर के एम्प्लॉइज को बहुत सारे वेरियस जॉब्स और ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो मल्टी टैलेंटेड हो जाए और किसी भी प्रकार के जॉब को लेकर के वो एडेप्टेबिलिटी उसके अंदर आ जाए। या फिर जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम प्रेफर टू क्रिएट कैपेबल वर्कर्स टू अडॉप्ट ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। या फिर वो चाहते हैं कि वो किसी एक काम में स्पेशलाइज ना हो, मल्टीपल वर्क करना जानते हो, ताकि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस आए तो उसको आसानी से किया जा सके। या फिर रोटेशन ऑफ जॉब प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर टॉप क्वालिटी एग्जीक्यूटिव, या ये पर्पज है। तो बेटा ये चार ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से पढ़िए, समझिए और कमेंट सेक्शन में आंसर कहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा बिल्कुल सी, दैट इज जापानीज मैनेजमेंट जो है एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहती है जो प्रेफर करता है टू क्रिएट कैपेबल वर्कर टू अडॉप्ट ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, जैसे और जिस तरीके से भी रिक्वायरमेंट होगी उनको वो अडॉप्ट कर लेंगे। हु हैज सेड दैट एचआरएम इज नॉट अ वन शॉट डील? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने ये कहा था कि एचआरएम एक वन शॉट डील नहीं है? हु सेड दिस? फेउल ने, एफडब्ल्यू टेलर ने, टेरी ने, या फिर मैकफार्लैंड ने? सो 4 ऑप्शन इज गिवन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसने कहा कि एचआरएम एक वन शॉट डील नहीं है?
जी हाँ, करेक्ट आंसर इज टेरी। टेरी ने ये बात कही थी। अगला प्रश्न कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैरियर डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है नंबर ए कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कैरियर एस्पिरेशंस एंड पोटेंशियलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैचिंग देम विद ऑर्गेनाइजेशनल नीड, या फिर प्रोवाइडिंग काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स टू चूज देयर कैरियर, या फिर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट अबाउट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर डिटरमाइनिंग द पोटेंशियलिटीज ऑफ स्टूडेंट फॉर सूटेबल कैरियर। तो कैरियर डेवलपमेंट में क्या चीजें आती हैं? सो द करेक्ट आंसर इज नंबर ए conscious determination of career aspirations and potentialities of employees and matching them with their organizational need। कैरियर डेवलपमेंट रिलेटेड है स्टूडेंट्स से नहीं, यहाँ मेन फोकस है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से, ऑर्गेनाइजेशनल नीड से। ठीक है जी। तो डिटरमाइन करते हैं हम लोग कैरियर एस्पिरेशन एंड पोटेंशियलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज, ताकि उसको मैच किया सके ऑर्गेनाइजेशनल नीड से। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एम्प्लॉई एक्सप्रेस organizationally desired emotions during interpersonal transaction, then it is known as। जब कोई एम्प्लॉय एक्सप्रेस कर देता है ऑर्गेनाइजेशनली डिजायर्ड इमोशन जब कोई इंटरपर्सनल कन्वर्सेशन चल रहा होता है, तो ऐसे इमोशन को क्या कहते हैं? इमोशनल लेबर, डिस्प्लेड इमोशन, फेल्ट इमोशन, या फिर मूड कहते हैं? जी हाँ, तो करेक्ट आंसर इज इमोशनल लेबर। ऐसे लेबर को हम इमोशनल लेबर कहते हैं। व्हाट वी सेड? इमोशनल लेबर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इमोशनल लेबर कहलाता। आंसर इज ए। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था अभी कि कैलकुलेट नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड फॉर वेरियस जॉब विद रेफरेंस टू प्लांट। अच्छा नहीं, ओके, इसको हमने नहीं किया अभी। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ओके, अलग क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन। कह रहा है कि टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर वेरियस जॉब विद रेफरेंस टू प्लांट आउटपुट, इसे क्या कहते हैं? हमारे पास पहले प्लांट आउटपुट है कि मुझे 10 यूनिट, 50 यूनिट, 60 यूनिट बनानी है, तो इसमें हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायरमेंट है। उसे क्या कहते हैं? वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस, या फिर जॉब एनालिसिस, या फिर फोरकास्टिंग कहते हैं। So you can write your answer in the comment section. So इसका करेक्ट आंसर है बेटा नंबर ए, वर्कलोड एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कलोड एनालिसिस। ध्यान रखिएगा, इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसको वर्कफोर्स एनालिसिस कहते हैं और ये वर्कलोड एनालिसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज जनरली नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी? मॉडर्न जो मैनेजमेंट थ्योरी है उसके फादर कौन है, या किसको हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं? सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपके पास चार ऑप्शन है, हेनरी फ्योल, फेडरिक विल्सन टेलर है, फ्रैंक गिलबर्ट है, या फिर चेस्टर बर्नार्ड। आंसर आप बताइए फटाफट से। सर इसका करेक्ट आंसर है यस, नंबर ए, हेनरी फ्योल को हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम जानते हैं। इनको हम फ्रांसिस बैकन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है जी, फ्रांसिस बैकन ऑफ मैनेजमेंट। फ्रांसिस बैकन एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है जिसको भी ये उपाधि दी जाती है, माना जाता है कि ही इज द बेस्ट इन दैट, राइट? तो फ्रांसिस बैकन ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाने जाते हैं हेनरी फ्योल, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कंप्लीट कोर्स इसका देखना चाहते हैं, A to Z, और पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर विशाल वर्मा के नाम से मैं क्लासेस लेता हूं, और वहां पर आकर के आप मेरे कंप्लीट कोर्सेज को देख सकते हैं। सो यू कैन वॉच माई ऑल दी कंप्लीट सेशंस ऑन अनअकैडमी प्लस। और अगर आप UCRT, TMT, SSA, MST और D अप्रोच ऑफ लर्निंग को समझना चाहते हैं, एंड इफ यू रियली वांट टू इनहांस योर लर्निंग बाय 5 टाइम्स, और आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से, कैसे मैंने 4 सब्जेक्ट्स में 3 JRF एंड 5 टाइम्स नेट क्वालिफाई किया, और किस तरीके से मैं अपने आप को एक कैरियर कोच के रूप में स्टैब्लिश कर पा रहा हूं, तो मेरी सभी लर्निंग अप्रोच को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस पे मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। और ऐसे कुछ और भी नॉलेजेबल वीडियोस आप सभी को लेकर के मैं जरूर आऊंगा इसी अपने यूट्यूब चैनल अनलर्न विद विशाल वर्मा पे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।